उत्तम नगर में ये तमाम जो भगवा विनाशकारी ताकतें हैं, जिनको हमारे सबसे ताकतवर लोग हमारे देश के, चाहे वो हमारे देश में प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, इस राज्य की मुख्यमंत्री हो, या इसके अलावा बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बड़े बड़े जजेस हो। आप सोचिए कि एक ऐसे शहर में जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट है, जहां दुनिया देश के सबसे अहम लोग, मीडिया के पूरे हेडक्वार्टर्स हैं, वहां पर किस तरह से दो गरीब लोगों को, मैं इसको सांप्रदायिक इशू के तौर पर हर किस में देखती हूँ। उत्तम नगर का इशू मुझे लगता है कि सबसे बड़ा झूठ अगर उत्तम नगर के मुद्दे में कोई ये है तो वो है कि ये सांप्रदायिक मुद्दा है, ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा है। ना ये सांप्रदायिक मुद्दा है, ना ये हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, सिर्फ एक मुद्दा है कि कैसे इस देश के सबसे गरीब दो लोगों को आपस में लड़ाया जा सके, सबसे गरीब दो तबकों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा सके। और इसकी बानगी के तौर पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने, जब तक मैंने नहीं देखी उत्तम नगर, मेरे दो तरह के विचार थे, मैं दो तरह से देख रही थी। एक तो मैं इस तरह से देख रही थी कि देखिए यहाँ पर एक कोई फसाद हुआ जिसमें एक लड़का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मारा गया, और उसके मारे जाने के बाद एक तबके में उसको लेकर भेजना और एक तरह से बदले की भावना का जन्म, और ये इसमें एक जायज भावना भी है कि वे नहीं मारा जाना चाहिए था, लेकिन उसके ऊपर जो है वो तड़का लगाने का काम या पूरे तरीके से आपस में लड़ाने का काम भगवान ताकतें कर रही है, बाहर से लोगों को लाया जा रहा है। इस एक प्रिटेक्स्ट के साथ, इस एक मेंटल माइंडसेट के साथ मैं उत्तम नगर पहुंची। मैंने वहां लोगों से बातचीत की, मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी बातचीत की, और वहीं पर उन्हीं गलियों में, मतलब इस तरह की गलियां हैं वहां पर कि एक गली में मान लेते हैं कि 20 घर हैं, और 20 घरों में 13 घर मुसलमानों के हैं और 7 घर दलितों के हैं। ऐसी भी गलियां हैं जिसमें 20 घरों में 19 घर मुसलमानों के हैं और 1 घर दलित का है। और वो दलित लोग ऐसा नहीं है कि वो 2, 4, 6 दिन पहले वहां गए, ये 50-60 साल से वहीं पर रह रहे हैं। तो पहले कैमरे पर सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे कि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि ये फसाद हो, हम तो बिल्कुल नहीं चाहते, देखिए हम तो बहुत अच्छे तरीके से आपस में रहते आए हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, 2, 3, 4 घंटे इस बात को गुजर गए और मैं लगभग एक निष्कर्ष पे ये पहुंच गई कि ये बिल्कुल बाहरी फसाद है जिसको यहाँ फैलाने की कोशिश हो रही है। जैसे ही मैंने अपना कैमरा ऑफ किया तो मुझे क्या सुनने को मिला, और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरा तो दिल टूटा ही, आपका भी दिल टूटेगा। मुझे लोगों ने कहा, मैंने पूछा कि क्या बताइए ना, कुछ अंदर की बात बताइए। तो आप तो कह रहे हैं बड़े अच्छे हैं मुसलमान, तो फिर ये लोग बाहर से क्यों जमा हो रहे हैं यहाँ पर? आप क्या समझते हैं, आना चाहिए इन लोगों को यहाँ पर? तो कह रहे हैं हाँ आना तो चाहिए, धीमी सी आवाज से, क्योंकि उन्हें बुरा लग रहा था कि वो बहुत सांप्रदायिक बात अभी कहने वाले हैं। हाँ आना तो चाहिए। तो मैंने कहा क्यों? बोले आज ये तरुण के साथ हुआ है, कल ये हमारे साथ हो सकता है। आप ये सोचिए कि वो लोग कह रहे हैं, और ये ऐसे लोगों ने मुझसे कहा जिनकी उम्र 70 साल थी, 75 साल थी, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल उत्तम नगर में गुजार दिए बिना किसी मुसलमान के उन पर हमला किए। उनके मन में ये असुरक्षा का भाव बहुत कामयाबी के साथ एक 75 साल के बुजुर्ग के अंदर अगर डाला जा सकता है, और ये एक नहीं, मैं कम से कम 4 लोगों की आपको बात बता रही हूँ। उनमें से एक ने हमसे ये बात ऑन कैमरा कही, मेरी रिपोर्ट में मैंने उस बात को दर्ज किया है कि उसने कहा आज तरुण के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर चीजें जो हमारे दिमाग में है, ये पूरा जो डर और खौफ फैलाने की जो पूरी कोशिश है, तो मसला ये है कि सांप्रदायिकता की जमीन है इस देश में। सब कुछ काल्पनिक नहीं है, सब कुछ मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। हम एक तरह से पूरे में कहूंगी एक विस्फोटक के बिल्कुल ढेर पर हम बैठे हुए हैं, उसमें चिंगारी लगाने का काम ये भगवा समूह करते हैं। और इनमें वो लोग थे जो कह रहे थे कि हमने 1984 भी देखा, हमने 92 भी देख लिया, हमने दिल्ली के दंगे हुए 2020 के, हमने वो भी देख लिए, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज तरुण के साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। तो ये पूरी जो भाजपा आरएसएस की पूरी पॉलिटिक्स है, ये हमारे तथाकथित निचली जाति के लोगों को और दलितों को ज्यादा से ज्यादा हिंदू बनाने की और ज्यादा से ज्यादा उनका हिंदूकरण करने के बाद उनके अंदर एक असुरक्षा की भावना पैदा करने की, और मैं कहूंगी बहुत सक्सेसफुली, बहुत कामयाब तरीके से इन लोगों ने उत्तम नगर में ये काम किया है। तो ये तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। दूसरा उदाहरण है कि मैंने कैसे 2024 के चुनाव में, ये किताबें ऐसा लगता है कि एक किताब आई, हिंदी में लिख गई वो किताब,
पढ़ी होगी तो 4-6 हजार 10-20 हजार लोगों में। हो सकता है अपने लाइफ टाइम में 1-8 लोग पढ़े। क्या होता है ऐसी किताबें लिखने से? मैं खुद भी पूछ रही थी लक्ष्मण जी से इंटरव्यू में, मैंने कहा क्या होता है, आप क्यों कर रहे हैं ये, क्यों अपनी क्या कहना चाहिए कि रातें भी काली कर रहे हैं और क्यों पन्ने काले कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? लेकिन इस बात के महत्व को मैंने 2024 के चुनाव में देखा। आप देखिए कि ये 2024 का चुनाव हुआ था जब नरेंद्र मोदी जी की सत्ता को 10 साल गुजर चुके थे। देश में ऐसा माहौल था कि लगता था कि बिल्कुल, बार बार सोशल मीडिया पे आप जाइए तो लगता है कि बस अब दूसरा बंटवारा होने ही वाला है, क्योंकि दिमागों में बंटवारा हो चुका है, सोशल मीडिया पे हो चुका है, बस जमीन पे होने की देर है। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इलेक्शन से ठीक 6 हफ्ते पहले में गई, उस वक्त मैंने देखा कि इस तरह की किताबें, ये रातें काली करना और पन्ने काले करना, और वो लोग जिनके हम नाम नहीं जानते, वो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, जनसभाएं, इतनी छोटी छोटी जनसभाएं जिन्हें हम चाय के, जो चाय खाने होते हैं, नुक्कड़ होते हैं चाय के, वहां पर कास्ट के मुद्दे को 2024, और माफ कीजिएगा मुझे नहीं पता कि यहाँ बैठे मेहमान और आप लोगों में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे भाजपा ये चुनाव लगभग हार गई। वो मेरी नजर में उसका सबसे बड़ा और एक ही सिंगुलर रीजन था, वो था जाति के सवाल को केंद्र में रख देना, सिर्फ और सिर्फ एक। और सोचिए 10 साल तक जाति पर कोई बात नहीं हुई। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे और उसमें वो कहते थे कि देखिए प्राइवेट जो बड़ी कंपनियां हैं इनमें निचली जातियों के लोग नहीं हैं, इनमें भी जो है एक सेंसस होना चाहिए कि कितने लोग हैं, मीडिया में लोग नहीं है, तो लोग कहते थे राहुल गांधी पागल हो गए। मतलब मेरे वो दोस्त जिनको मैं लिबरल कहती हूँ, जिनकी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त है और वो लोग भी मेरी तरह समाज को देख रहे हैं, उस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो कहते थे कि ये आदमी तो लायक ही नहीं है कि नेता बने, ये राहुल गांधी पागल हो गए। बताइए इतना कम्युनल इशू पे इलेक्शन हो रहा है और ये क्या जाति के सवाल को लेके बैठ गए? इनका क्यों दिमाग खराब हो गया है? इनको कोई क्यों नहीं बताता कि ये कोई मुद्दा नहीं है? तो ये मैं इस बात की तारीफ मुझे करनी पड़ेगी, एक व्यक्ति राहुल गांधी भी मेरी तरह जाति के बाहर से ही जाति को देख रहे हैं, लेकिन मैं तारीफ करूंगी उनके एडवाइजर्स की कि उन्होंने बताया, अखिलेश यादव का साथ भी उनको मिला, लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहूंगी ये सिर्फ चेहरे थे इस पूरे जो हमारे सामने एक संघर्ष हमने देखा 2024 में। मैं यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहती हूँ कि सैकड़ों की तादाद में हमारे वो दलित एक्टिविस्ट, वो तथाकथित निचली जातियों के एक्टिविस्ट, उन सब ने आम लोगों के भीतर जो एक पैदा की समझ कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और दूसरी तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जाति व्यवस्था और ज्यादा मजबूत होगी। इन 3 बड़े सवालों पर, इसमें कोई भी साजिश नहीं है, माफ कीजिएगा अगर किसी को ये लग रहा है कि ये कोई ऐसी चीज है जो हो नहीं सकती है, मुझे लगता है यही चीज तो हो सकती है, सिर्फ यही चीज तो वो करना चाहते हैं। मतलब वो बात जिसका पूरे फसाने में कोई जिक्र नहीं, वही एक बात उनको नागवार गुजरी है, यही एक बात है जो वो करना चाहते हैं। उनका जो आखिरी मकसद है वो यही है कि लक्ष्मण यादव को मैंने दीवाना कहा है, उनको पागल करार दे दिया जाए कि ये किताबें क्यों लिख रहे हैं। राहुल गांधी को कहा जाए कि उनका दिमाग खराब हो गया, उनके एडवाइजर्स कौन है, वो तो नेता बनने लायक नहीं है। अखिलेश यादव को कह दिया जाए कि ये पीडीए का जमाना नहीं है, आपको मोदी जी जैसा बनना है। हर किसी को यहाँ एक छोटा मोदी बनना है। अगर किसी को पॉलिटिक्स करनी है तो चाहे केजरीवाल हो, अखिलेश यादव हो, या हमारे और भी बहुत सारे नेता हो, या आम आदमी पार्टी के यहाँ भी सांसद हैं दिल्ली में, बड़े मशहूर सांसद, नाम नहीं लूंगी उनका, राज्यसभा से सांसद है। हर किसी को एक छोटा मोदी बनना है, क्योंकि छोटा मोदी बनने का यही एक फॉर्मूला है। तो मैं कहूंगी कि 2024 में जो हमने देखा वो भी एक पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस थी, कि एक देश का एक कॉमन सेंस होता है, आप जानते हैं सब, है ना, कि हम ये सोच रहे होते हैं कि ये चुनाव इन 3 मुद्दों पे हो रहा है, या मोदी जी का ये तीसरा कार्यकाल, इसमें ये 3 बड़े मुद्दे हैं। तो ये जो एक कॉमन सेंस था एक देश का, एक आम राय जो बन रही थी, उस आम राय के खिलाफ जाके ये चुनाव हुआ। और मैं तो यहाँ ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आम राय क्या होती है? कोई जानता है यहाँ पे आम राय क्या होती है? आम राय सिर्फ होती है कि कुछ प्रिविलेज उच्च जातियों के वो लोग जो राय बनाते हैं, वो आपस में बैठ के 10, 20, 50 लोग एक राय बना लेते हैं और वो कहते हैं ये आम राय है।
अब बिल्कुल आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी अगस्त के महीने में एक नया चैनल शुरू किया, और चैनल शुरू करने का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, वो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो, कुछ मिनट का वीडियो मैंने पोस्ट किया। और अगेन वही, ये इलेक्शन के बाद था जाहिर है, और चुनाव हार चुका था विपक्ष, और एक तरह से बहुत निराशा की भावना उन लोगों में थी जो अभी भी इंसाफ की फिक्र करते हैं, बराबरी की फिक्र करते हैं, जो अभी भी इस देश को एक तरह से संविधानवादी, लोकतंत्रवादी और एक ऐसा देश बना के और बचा के रखना चाहते हैं। या मैं कम शब्दों में कहूं कि वो लोग जो अभी भी इस देश की आत्मा को बचा के रखना चाहते हैं, तो उन लोगों में एक तरह की निराशा थी, और उन लोगों में मैं भी शुमार हूं। मैं बिल्कुल भी यहाँ पे किसी ऑब्जेक्टिविटी का मैं दावा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं बेईमान नहीं हूं। मैं ईमानदारी से इस बात को कहना चाहती हूँ कि हाँ, ये जो बहुसंख्यकवादी ताकतें हैं, जो इंसाफ के खिलाफ ये ताकतें हैं, जो उदारवाद के खिलाफ ये ताकतें हैं, महिलाओं के, अल्पसंख्यकों के, तमाम जो हमारे प्रताड़ित समाज है उनके खिलाफ जो ताकतें हैं, मैं उन ताकतों के खिलाफ। तो जब मैंने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो किया, तो ये यकीन जानिए आप, 30 सेकंड पहले भी, 8-10 मिनट का वीडियो था, बहुत लंबा नहीं था, उससे 30 सेकंड पहले भी मुझे नहीं पता था कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे यहाँ जो बैठे हैं लोग, उनकी तरह मुझे भी नहीं पता चल रहा था अब आगे क्या करना है। तो मैं कैमरे के सामने बैठी और कुछ भी मेरे जो मन में आया मैं कहती चली गई। और जब वीडियो वो खत्म हुआ तो मैंने क्या क्या कहा, मैंने कहा कि देखिए, आपकी तरह मेरे अंदर भी निराशा है, लेकिन मैं निराशावादी नहीं हूं। यह हो सकता है कि मेरी जिंदगी में एक रात हो सकता है 2 रात हो, 10 रातें हो, लेकिन उसके बाद मैं अपनी जिंदगी में हमेशा एक नया सूरज उगा लेती हूँ। और आज मैं आपके सामने इस नए चैनल की शुरुआत करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए, वो 65% लोग जो ये चाहते हैं कि भारत आज भी लोकतंत्र पे बुनियाद होता हुआ देश हो, उदारवादी हो, जहां सबको बराबरी का अधिकार बना हो, और अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति को हम बचा के रखें। ये 65% लोगों की आवाज बनना चाहता है ये चैनल। मुझे भी लगा पता नहीं क्या बोल गई मैं, खैर वो पोस्ट कर दिया वीडियो। सैकड़ों की तादाद में मुझे मैसेजेस लोगों के उस यूट्यूब वीडियो के नीचे मिले कि मैं उन 65% में से एक हूं। हाँ, मैं भी उन 65% लोगों में से एक हूं। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूं। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।